Hello students, welcome to class 8th geography and this is chapter natural vegetation and wildlife। आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपके सिविक्स के जो 2 चैप्टर रह रहे हैं उसके आपको मैं क्वेश्चन आंसर मार्क करवा दूंगी और सिविक्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो 2 चैप्टर्स हैं और ज्योग्राफी के लैंड सॉइल वाले जो चैप्टर हैं सारे, फिर वो नेक्स्ट वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ में इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बीच में फ़्लो ख़राब हो जाता है इसी वजह से। तो इसके बाद हम 2 दिन फिर क्या करेंगे, 2 वीडियोस आपको कंटिन्यूसली किसकी मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर्स की मिलेंगी। तो आपके सिविक्स के 2 चैप्टर्स तो हो ही गए हैं। अच्छा, एक बात और कि आपने वो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था सभी ने, जिसमें आपका था जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, आपकी बुक में 3 नॉमिनेटेड मेंबर दे रखा है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नॉमिनेटेड होते हैं। शायद आपकी बुक में मिसप्रिंट हो रखा है तो उसको 2 कर लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 ही मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है। और एक जो था लोक अदालत, जिसके खिलाफ आगे कंप्लेंट नहीं की जा सकती। लोकल अदालत भी ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है। आप जो लिखेंगे दैट ऑल्सो राइट, ओके। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आज इसको ख़त्म कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर को। अब तो बिल्कुल सिंपल सा बचा है। नेचुरल वेजिटेशन में हम बात करेंगे टुंड्रा रीजन की। टुंड्रा रीजन क्या है? टुंड्रा रीजन जो है वो मिलता है, देखिए, आर्कटिक सर्किल के आसपास, या फिर जो टुंड्रा रीजन है इसके जैसी जो वेजिटेशन है वो मिलती है एंटार्क्टिक सर्किल के आसपास। ये जो रीजन है, इस रीजन में एरिया जो है वो कहाँ होता है, ज़्यादातर नियर द पोल्स। पोल्स के आसपास का एरिया होता है। पोल्स तो सभी जानते ही हैं आप कि ये जो, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल 90 डिग्री पर होते हैं। ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, इन दोनों को नॉर्थ पोल साउथ पोल कहा जाता है। यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो बहुत तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर ओनली 3 मंथ्स के लिए, ये जो टुंड्रा रीजन है इसके अंदर ओनली 3 मंथ्स के लिए सिर्फ समर्स आते हैं, ओनली 3 मंथ्स। और हम यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ तो 3 मंथ के लिए सिर्फ विंटर आती है, उसमें भी सिर्फ 1 मंथ विंटर ढंग से पड़ती है। अदरवाइज जो विंटर्स है वो है ही नहीं, ये लगा सकते हैं हम। तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए क्या आती हैं, समर्स आती हैं। और वो 3 मंथ्स के लिए भी समर आपको पता है कैसी आती है, जो हमारे यहाँ पर जो सेवर कोल्ड होता है ना, हमारे यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड कहते हैं, वो वहाँ की समर होती है। यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर ही प्लांट्स ग्रो भी कर लेते हैं, क्योंकि इन 3 मंथ्स के अलावा बाकी टाइम यहाँ पर क्या रहती है, सिर्फ स्नो। अब स्नो में तो प्लांट्स ग्रो कर नहीं पाते, तो 3 मंथ्स के अंदर ही यहाँ पर प्लांट ग्रो भी कर लेते हैं। उन पर फ्लावर्स भी आ जाते हैं, उन पर फ्रूट्स भी आ जाते हैं, और वो प्लांट ख़त्म भी हो जाते हैं, उनका एंड भी हो जाता है। 3 मंथ के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी सी यहाँ पर क्या आती हैं, समर्स आती हैं। तो ऐसा जो रीजन होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन, या फिर ये भी कह सकते हैं आर्कटिक रीजन भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये है हमारा टुंड्रा रीजन। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्यू, जो यहाँ पर आप वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन तो यहाँ पर बहुत ही लेस होती है, बहुत कम कुछ प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसे खास जो प्लांट्स हैं वो नहीं उगते। मॉसेस प्लांट, लीचन्स होती है बस छोटी मोटी। और क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट तो ये ग्राउंड जो है इसका वो किससे कवर होता है, ये कवर होता है स्नो से। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत लेस होते हैं, जैसे काई वगैरह, ऐसे लीचन, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एनिमल्स यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, जैसे वही पोलर बियर, ऑक्स, फॉक्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। वाइट होते हैं सभी, क्योंकि वहाँ के अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग उनकी जो
बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है, और वहाँ की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। तो ये है हमारा टुंड्रा रीजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्स है। विदाउट एनी लेबर, कोई लेबर नहीं की थी हमने इसके लिए। फॉरेस्ट हमें कैसे मिले हैं, गॉड गिफ्टेड। फॉरेस्ट कैसे मिले हैं हमें, गॉड गिफ्टेड मिले हैं, यानी कि भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है एज ए फॉरेस्ट का, फिर भी हम इन्हें प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, इनका मिसयूज कर रहे हैं और इजीली इनको करते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं और आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, भगवान देता ही जाएगा क्या। इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए, बार बार ट्रीज वगैरह लगाते रहना चाहिए, ट्रीज को काटना नहीं चाहिए। देखिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या मिलता है, 3rd 4th क्लास का क्वेश्चन है ये। क्या मिलता है, वुड मिलता है, गम मिलती है आपको यहाँ से, और बताइए फॉडर मिलता है एनिमल्स को, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी आपको मिलती रहती हैं। तो ये आपका क्या आएगा, वुड, गम, फॉडर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, ये आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि फॉरेस्ट जो है वो और किस चीज़ के लिए है, तो देखते हैं कुछ और एडवांटेजेस इसके। फर्स्ट तो क्या है, देखिए फॉरेस्ट जो है वो अर्थ जो है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं, अर्थ को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारी जो सॉइल का टेम्परेचर है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए जो मॉइस्चर है उसको, मॉइस्चर तो प्रोवाइड करवाते ही हैं, बिकॉज रेन लाते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं एवेपोरेशन करते हैं, उसी से रेन आती है। और रेन लाने के बाद ये क्या करते हैं, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बैलेंस करते हैं। टेम्परेचर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको एग्जांपल हम बता देते कि पुराने टाइम में जो ये समर्स होते थे वो इतने हॉट नहीं होते थे, इतने गर्म नहीं होते थे, कुछ तो ये पॉल्यूशन से। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेचर को और साउंड को एब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट टेम्परेचर और साउंड को एब्जर्व करते हैं, तो एब्जर्व करने की वजह से, और शेड आती है तो एब्जर्व कर, टेम्परेचर को एब्जर्व करने की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, तो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट धीरे धीरे जैसे हमारे कम होते जा रहे हैं, वैसे ही हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिसे क्या होना चाहिए कम, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्किन की डिजीज हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, हमारे बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है इससे। बहुत सारे लोग जो है वो स्किन डिजीज का शिकार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, स्किन कैंसर हो रहे हैं इस वजह से। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारा जो फॉरेस्ट जो सॉल्व कर सकता है, लेकिन हम फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन को क्या करता है, लो सॉइल इरोजन को कम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लेते हैं हम कि सॉइल इरोजन क्या है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है, देखिए सॉइल इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का रिमूवल यानी कि
हमारी जो टॉप सॉइल होती है, यानी अर्थ के सबसे ऊपर जो आपको सॉइल दिखाई देती है, कई बार वो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन अगर वहां पर क्या हो, ट्रीज लगे हुए हों, तो वहां की जो सॉइल है वो रिमूव नहीं होती है। देखिए एक एग्जांपल आपको इसका बताती हूँ मैं छोटा सा, कि सॉइल इरोजन का एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मोस्ट फॉरेस्ट एरिया है, हम उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करते हैं, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, ये उत्तराखंड की हम बात करेंगे। क्या यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ आती हैं? स्टॉर्म्स जो होते हैं, मिट्टी वाले जो धूल भरी जो आंधियाँ होती हैं वो आती हैं, जैसी हमारे यहाँ पर आती है, डेली आ जाती है। आप देखते होंगे हर वैसे तो आज के टाइम में तो 3-4 दिन से, मतलब पिछले 10 to 15 डेज से क्या हो रहा है, डेली 3 to 4 o'clock के आसपास क्या आ जाती है, ऐसी धूल भरी आंधियाँ आ जाती है और हमारे जो सारे कमरे वगैरह हैं वहाँ तक धूल भर जाती है और पता नहीं होता कितनी तेज़ धूल आती है। इतनी ज़्यादा मिट्टी हमारे घरों में घुस जाती है। आपके पास इतने ज़्यादा, चाहे आप गेट लगा लीजिए, कांच की गेट लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए, पर आपके यहाँ मिट्टी आ ही जाएगी डेफिनेटली। तो क्या ये धूल भरी आंधियाँ उत्तराखंड वगैरह में, यूपी वगैरह में चलती हैं जहाँ पे गंगा प्लेन्स हैं? वहाँ के लोगों से पूछ कर देखना, नहीं आती, इतनी ज्यादा नहीं आती, आती हैं बस रेयरली आती हैं कभी। क्यों नहीं आती हैं? बिकॉज वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा हायर परसेंटेज में है। फॉरेस्ट एरिया कैसा है वहां पर? बहुत ज्यादा है। वहां पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वहां की जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को इरोज नहीं होने देते और मिट्टी उड़कर हवाओं के साथ नहीं जा पाती। अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान में तो गंगानगर की मैं बात करूं तो वहां पे महीने में, यानी 1 मंथ में 28 डेज, 1 मंथ में 28 डेज वहां पर क्या चलती है? आंधी चलती है। सोचो, ये एवरेज है, डेली भी चलती है और वो भी बहुत भयंकर, 1-2 दिन नहीं, बहुत ज्यादा टाइम तक, 28 डेज तक क्या चलती है वहां पर? आंधियां चलती हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो एरिया है वो कैसा है? डेजर्ट। यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो कैसे हैं? बहुत कम। फॉरेस्ट यहाँ पर कैसे है? बहुत कम है। और इतने कम फॉरेस्ट है यहाँ पर, इसी वजह से जो सॉइल है, सॉइल को बाइंड करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं जो ट्रीज, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सॉइल बाइंडर्स ही तो कहते हैं ट्रीज को, तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। तो अब आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स को फॉरेस्ट होम प्रोवाइड करते हैं, होम फॉर एनिमल्स। होम फॉर एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं आपको। और यानी इतने सारे जो एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बहुत ही लेस नंबर में होते जा रहे हैं, ना, बहुत ही लेस नंबर में। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनका जो नेचुरल जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग, जो नेचुरल उनका हैबिटेट है वो हैबिटेट उनसे छिन गया है। हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कि हम इन सारे एनिमल्स को बचा के रख लें और हम जू में रख लें। तो क्या अगर आपको कोई भी, जैसे जहाँ अगर वहाँ पर फॉरेस्ट में अगर ये एनिमल 30 ईयर की इनकी लाइफ मान लो किसी एनिमल की, तो अगर आप उसको जू में रखोगे तो उसकी 20 ईयर भी नहीं होगी लाइफ, तो 10 to 15 ईयर में ही उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जू में भी हम बहुत कोशिश करते हैं, जू आपने देखा होगा
बहुत कोशिश की जाती है वहाँ पर कि उनको उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिल पाए, लेकिन वहाँ पर वो किस में रहते हैं, बाउंडेशंस में रहते हैं, उन्हें उनका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, केजेस में रहते हैं, वहाँ पर वो अपनी नेचुरल जो लाइफ है उसको स्पेंड नहीं कर पाते, इसी वजह से उनकी जो लाइफ है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो होम फॉर एनिमल्स प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोवाइड करवाते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉपर बनाने के लिए, उसके टेम्परेचर को प्रॉपर रखने के लिए हमें किसकी नीड है, फॉरेस्ट की नीड है। ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी जितने हमने ये सारी चीज़ें बात की हैं, वुड है, मेडिसिन हैं, गम है, ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। प्लस में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो लोगों को हैबिटेट की जगह भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए। तो लोगों के रहने के लिए जो हाउसेस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, फॉरेस्ट को काट करके। तो उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं रह पा रहा। अब कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट का है वो कैसे करें, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि आपको फॉरेस्ट को बचाना होगा, सेव द फॉरेस्ट। कैसे हम फॉरेस्ट को सेव करें भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लोगों को अवेयर करो, अवेयर अबाउट अफॉरेस्टेशन, कि लोगों को अफॉरेस्टेशन के बारे में अवेयर किया जाए। अगर लोग अफॉरेस्टेशन के बारे में अवेयर रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या लगाएं, पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा वो पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, हमारा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। और अफॉरेस्टेशन के लिए ही, इसी की वजह से फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमने एक क्या बनाई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, जो कि हमने बनाई है 1952 में। इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, NFP में, इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेस्ट को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब हरे पेड़ों को काटना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हरे पेड़ों को काटना क्या है, इलीगल। ग्रीन ट्रीज को अगर काटा जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, इलीगल प्रूफ हो जाएगा। प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया गया। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, कमर्शियलाइज, यानी कि इनको गवर्नमेंट लेवल पर इनको कमर्शियलाइज कर दिया गया। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर वगैरह, इन सबको भी रोका जाना चाहिए। फॉरेस्ट जो है वो फार्म लैंड में कन्वर्ट ना हो, यानी फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि खेतों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वो तो है ही कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाउस की नीड है, तो लोगों को खाने की भी नीड है, तो फार्म लैंड तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब फार्म लैंड बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, तो इसको भी कम करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन को बढ़ाना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसे और लोकल एजेंसीज वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ में आपको इतना ज़्यादा नहीं है कुछ भी समझने का। देखिए, वाइल्ड लाइफ में आपको क्या करना है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो भी फूड चेन के जरिए क्या करते हैं, हमारी एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं।
क्योंकि जितने प्लांट्स ज़रूरी हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जितने ज़्यादा प्लांट्स ज़रूरी होते हैं उतने ही ज़्यादा क्या ज़रूरी होते हैं, एनिमल्स भी ज़रूरी होते हैं। तो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ ये भी गॉड गिफ्टेड है। इनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो होता है क्या, फॉरेस्ट। अब एनिमल जो है वो भी क्या बना के रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। किसके थ्रू, फूड चेन के थ्रू। ह्यूमन हंट, और ह्यूमन जो है वो क्या कर लेता है, मीट के लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए क्या कर लेता है, इनका हंटिंग कर लेता है, इनका शिकार कर लेता है। तो फूड चेन जो है, फूड चेन में आते हैं देखो प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट जो कि प्रोड्यूस करते हैं, हर्बीवोर्स जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट एंड फ्लैश दोनों को खाते हैं। ये हमारे एनिमल्स के टाइप्स हैं। अब देखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं इन पर डिपेंड होते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट को खाते हैं कौन से एनिमल्स, हर्बीवोर्स एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कौन खा जाता है, कार्निवोर्स खा जाते हैं, और इनको कौन खा लेते हैं, ओमनीवोर्स खा लेते हैं। तो ये एक फूड चेन चलती रहती है। इस फूड चेन का भी एक अपना अलग सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। अब हमें वाइल्ड लाइफ को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने ऐसी कई लिस्ट बना रखी हैं जिसमें हमने एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है। देखिए एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं वो कौन से, जो खतरे के निशान पर हैं, यानी जिनको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल जो खत्म हो चुके हैं जैसे डायनासोर, डोडो, कई सारी प्लांट स्पीशीज भी हैं। और ये इनके जो नाम है वो लिखे गए हैं रेड डेटा बुक में। इनको बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन तो यही है कि आप इनका हैबिटेट जो है उसको क्या करें, हैबिटेट को यानी फॉरेस्ट को आपको कंजर्व करना है। अगर फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएंगे तो इजीली ये एनिमल्स भी कंजर्व हो जाएंगे, ठीक है। और इनके लिए कई पॉलिसीज भी बनाई गई है, जैसे 1972 में टाइगर के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई हैं। बहुत सारी सेंचुरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे राइनोसॉर्स के लिए असम में बनाई गई है टाइगर रिजर्व, हमारे यहाँ पर भी है सरिस्का टाइगर रिजर्व है। लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए गुजरात में बनाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज आपके बुक में गिवन है। इन सारी सेंचुरीज को और प्रोजेक्ट टाइगर्स के बारे में 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चला था उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें से। और इसमें आपका एक जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ये है कि आपको, आपकी बुक में नहीं है गिवन, आपको क्या करना है, जितनी भी अपने इंडिया में जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको प्रोजेक्ट वर्क में करनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और वो सेंचुरीज जो है वो किस किस के लिए फेमस है, यानी कि उनको स्पेशली किस एनिमल के लिए बनाया गया है वो भी आपको प्रोजेक्ट में लिखना है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम, जैसे कांजीरंगा असम में, किसके लिए, राइनोस के लिए।
गिर नेशनल पार्क गुजरात में किसके लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए। इस तरीके से आपको ये सारा लिखना है। तो 3 कॉलम्स बनेंगे और उसको आपको इस तरीके से टेबल बनाकर लिखना है। ये हो गया कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियोस, 2 वीडियोस में हम जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर लेंगे। और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं एग्जाम के लिए, जो लर्न करने हैं वो आपको अपनी ही बुक के करने हैं, पहले वाली बुक के नहीं करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।